नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए हर पार्टी बड़े बड़े वादे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आज गरीब महिलाओं को 18,000 रुपए सालाना पेंशन देने का ऐलान किया। हालांकि अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के सवाल पर साफ जवाब नहीं दिया। वहीं पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अपर्णा यादव ने बीजेपी की सदस्यता लेने का मकसद राष्ट्र की आराधना बताया। यूपी के जिस दिग्गज नेता ने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी, उसी की बहू ने भगवा दल का दामन थाम लिया। वैसे तो सियासत में सेंधमारी पहले भी होती रही है, लेकिन यूपी चुनाव से ठीक पहले इस तरह के घटनाक्रम जनता को संदेश देने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीजेपी फौरन कहने लगी कि जब अखिलेश यादव परिवार ही नहीं संभाल पा रही हैं, तो यूपी क्या संभालेंगे। अब सब ऐसे समय में हुआ जब तमाम सर्वे के बावजूद अखिलेश यादव की सपा का जोश हाई दिख रहा है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए योगी सरकार के 3 मंत्रियों को अपने पाले में खींच लिया। कई भाजपा विधायक भी सपाई हो गए, लेकिन आज बीजेपी ने पलटवार किया। हालांकि बीजेपी को अपर्णा यादव के आने से जनाधार बनने की कोई उम्मीद नहीं है और न ही पार्टी के लिए कोई नहले पे दहला जैसी स्थिति पैदा कर पाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव के मौसम में सपा संस्थापक के घर में सेंधमारी बीजेपी का सबसे बड़ा संदेश होगा। इसे चुनावी मंच पर बीजेपी के नेता अपने अंदाज में भुनाएंगे। रिपोर्ट देखें। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी सेंध लगाकर अखिलेश यादव इन दिनों बम बम हैं। आत्मविश्वास से भरे अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गरीब महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए सालाना करने का ऐलान किया। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में उतरने के सवाल पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव लड़ता हूं तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। उधर अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गयीं। अपर्णा यादव ने बताया कि वो राष्ट्र की आराधना के लिए बीजेपी में शामिल हुई हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। इस मौके पर अपर्णा यादव ने अपने परिवार पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अपर्णा पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर समाजवादी पार्टी को कई बार मुश्किल में डाल चुकी हैं। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के मामले में जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भरोसा जताया कि वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा लेकर बीजेपी में गई हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, समझाने की। खबर है कि अगले 1-2 दिन में बीजेपी में कोई और बड़ा नेता शामिल हो सकता है। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी के हवाले से कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की बीजेपी के नेताओं से बातचीत चल रही है। हालांकि शिवपाल यादव ने ट्वीट कर इस खबर का खंडन किया है। वहीं माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खबरों के मुताबिक पार्टी ने उन्हें शहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। साथ ही स्वार टांडा से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया है। आजम खान पर मुकदमों और गिरफ्तारी के वक्त साथ छोड़ने का अखिलेश यादव पर आरोप लगता रहा है। ऐसे में आजम और अब्दुल्ला को मैदान में उतारकर अखिलेश यादव मुसलमानों की रहनुमाई का संदेश देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
APN। तो लोकतंत्र में दरअसल बात इसी पर होगी कि कितनी बड़ी सेंधमारी सपा के घर में कही जा सकती है, यानी कि अखिलेश यादव के घर में कही जा सकती है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। डॉक्टर अरविंद गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है सपा के। विवेकानंद पाठक जी इस वक्त हमारे साथ है, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस यूपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी आपसे ही है। सर, कितना बड़ा झटका है, अपर्णा यादव अब तो बीजेपी का रास्ता अख्तियार कर चुकी हैं, बीजेपी में ज्वाइन कर चुकी हैं। ये पहला मौका नहीं है सर जब यादव परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में गया हो। इससे पहले भी कई झटके आप लोगों को लग चुके हैं, ये कितना बड़ा झटका? नेहा जी, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा अपर्णा जी को कि उन्हें अपनी नई पारी में सफलता मिले, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आज कम से कम एक चीज तो आप कहेंगी ही कि अखिलेश जी की जो समाजवादी पार्टी है उसमें परिवारवाद का विस्थान नहीं। ये जो हम पे आरोप लग रहे थे हमेशा कि हम एक ही परिवार की राजनीति कर रहे हैं, एक ही परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपर्णा जी का बीजेपी में जाना सिद्ध हो जाता है कि अखिलेश जी की जो नई समाजवादी पार्टी है उसमें परिवारवाद को जो है तवज्जो नहीं मिली। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है और इसमें अभिव्यक्ति की आजादी आप जानती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उसमें जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा के साथ जाता है, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, समाजवादी घर का फूल है, जिस आंगन में जाएगा वहां समाजवादी खसूस फैलाएगा, ये मैं नहीं। लेकिन सर सवाल तो ये उठ रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी को एकजुट करने में अखिलेश यादव नाकाम है, अपने परिवार को एकजुट रखने में नाकाम है। कैसे उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें पूरा उत्तर प्रदेश सौंप दे? कैसे वो एक साथ सबको एकजुट रख पाएंगे जो परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहे? नेहा जी, एक बात बताइए, अखिलेश जी का परिवार क्या जो है यादव परिवार ये होके रह गया है? आज माननीय अखिलेश जी का पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और 2022 में जो है अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। अब निश्चित तौर पे अब उनका परिवार पूरा उत्तर प्रदेश के लोग हैं और हर परिवार में मैं आपको बताऊं कहीं ऐसा तो नहीं है अरविंद गुप्ता जी कि बाहर से आए गए लोगों को ज्यादा सम्मान मिल रहा है बजाय घर के लोगों के, जो समाजवादी पार्टी में रहे वहीं से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, उनको क्या सम्मान देना भूल गई समाजवादी पार्टी? ऐसा है क्या? देखिए, मैं आपको निश्चित तौर बता दूं, समाजवादी पार्टी अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं, अपने लोग हैं, उनके साथ हमेशा खड़ी। मैं आपको एक चीज बताऊं, बीजेपी वाले बहुत बार कहते हैं कि हमारा बूथ अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा बूथ अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में एक चीज है कि हमारे बूथ अध्यक्ष के लिए हमारा मुख्यमंत्री उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन अपर्णा यादव का कहना है कि वो राष्ट्र आराधना करने के लिए निकली हैं, इसलिए बीजेपी ज्वाइन की है। पीएम मोदी से गदगद है, उनके कार्य से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। सीएम योगी और पीएम मोदी के कार्य से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। नेहा जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। हाँ। मैंने उनका पूरा भाषण सुना, उन्होंने कहीं पर भी योगी जी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने हर चीज में मोदी जी का नाम लिया था पहले। और दूसरी चीज में इससे पहले कई बार सीएम योगी का नाम ले चुके हैं, आपको पता होगा। इससे पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने बीजेपी की तारीफ की, ये उनकी तारीफ में कसीदे पड़े। इससे पहले भी वो कई मर्तबा सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुकी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। और क्या एक यही वजह है कि उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट नहीं दिया गया, उनको रडार पे रखा गया? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, इस बार जो टिकट वितरण है वो आपको मैं निश्चित तौर बता रहा हूँ, बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत समाजवादी पार्टी में टिकट वितरण हो रहा है। सब बिल्कुल किसी की कोई सिफारिश नहीं चल रही, जो जनता के सर्वे हुए हैं, सर्वे के आधार पे जो जनता की पसंद है उसी को टिकट दिया जा रहा है। आप निश्चित तौर पर चलिए ठीक है। तो अपर्णा यादव के जाने से कुछ फर्क पड़ेगा सपा में या नहीं पड़ेगा? हाँ, सपा का कुनबा और बड़ा हो गया, बीजेपी में भी हमने सेंधमारी कर दी। ये जो कमी है वो पूरी की जा सकती है। विवेकानंद पाठक जी, एक घर का सदस्य गया दूसरी पार्टी में, दूसरे सदस्यों को लाकर क्या ये कमी पूरी की जा सकती है और क्या राजनीति में सब जायज है?
देखिए, इस विषय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में टिप्पणी करे वो दोनों लोग का मामला है, दोनों लोगों का प्रकरण है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी जो यह पेश कर रही है उत्तर प्रदेश में 85 बनाम 15 की राजनीति की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 80 बनाम 20 की राजनीति कर रही है। मतलब साफ है, एक लोग जातिवाद का जहर बो रहे हैं तो दूसरे लोग सांप्रदायिकता का जहर बो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग इन दोनों को खारिज कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में जो महंगाई है उस महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार के सवाल पे बात करना चाहते हैं कि 20 लाख सरकारी पद आज भी खाली है, हमें रोजगार क्यों नहीं है, हम क्यों लाठियां खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं इस बात पे मुद्दे पर बात करना चाहती है कि आखिर में उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो दलित है वो इस बात पे सोचता है कि आखिर हमारा सबसे ज्यादा शोषण उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान इस बात के लिए सोच रहा है कि हम इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं खाद में, हमारे खाद हमको नहीं मिल पाता है, लाठियां मिलती हैं, हमारे जो धान है गेहूं है उनके उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलते हैं, और ऊपर से केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री का बेटा उनको गाजर मूली की तरह कुचल देता है। इस पर बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग। उत्तर प्रदेश के लोग मुद्दों पे बात करना चाहते हैं कि किस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग गैस सिलेंडर की बात करना चाहते हैं कि 350 का गैस सिलेंडर 1000 कैसे हो गया। बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आयाराम गयाराम की सियासत के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत, उत्तर प्रदेश की राजनीति। मैं लौटती हूँ सर आपके पास। नेहा जी एक बात आप बताओ। ये इन दो, एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाइए। ये मेरे मुझ से सवाल इन्होंने नेहा जी ने किया है। दरअसल ये इनका दोनों लोगों की एक स्ट्रेटेजी पॉलिटिक्स है। दरअसल सब लोग जान रहे हैं कि ये वर्चुअल रैली हो रही है और इस तरह की चीजें हैं, और इसमें ये एक अपना स्पेस खोज रहे हैं कि इसी माध्यम से हम कहीं ना कहीं मीडिया में चैनल्स पे चल सके। दरअसल सवाल ये है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से अभी 22 तारीख तक रोक लगाया हुआ है, मुझे ये मेरा विचार है कि जिस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री की रैली फ्लॉप हो गई थी, उसी सोच के साथ, उसी कारण से पश्चिमी यूपी के जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक देखिएगा चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में प्रचार पे रोक लगाए रखेगा। क्या संदेश देता है कि अपर्णा यादव अगर ज्वाइन कर लेती है बीजेपी, ये कितना बड़ा झटका दिया है आप लोगों ने आलोक जी सपा को। ये सपा में सेंधमारी कर अखिलेश यादव के घर में सेंधमारी जो की है, क्या इसे कहा जा सकता है कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, एक बड़ी स्ट्राइक की है अखिलेश यादव के घर में? भाई ये तो अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग जानते होंगे कि उनका अपना परिवार अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो किस तरीके की राजनीति, किस तरीके की सियासत, किस तरीके की परिवर्तन की बात वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अपने परिवार का सदस्य किसी दूसरी ठौर पे जाना चाहता है, शामिल होता है। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी और आपने भी शायद सवाल किया होगा अपर्णा जी से, तो उन्होंने शायद यही जवाब दिया कि उनकी वो जो देश प्रेम के लिए काम करना चाहती हैं, देश प्रेम की सोच के साथ जो लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं उनके साथ वो जाना चाहती हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए भी उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री जी की हमेशा से फैन रही हैं, हमेशा से प्रशंसक रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पिछले कुछ दिनों का इतिहास आप देख लीजिए, जो लोग देश सेवा के लिए उतरना चाहते हैं, देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को पहली प्रायोरिटी में रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करते हैं। असीम अरुण जी का वाकया भी अभी पुराना नहीं हुआ है। कानपुर के कमिश्नर थे, मैं तो निजी तौर पे भी उनको जानता हूं। करीब 20-22 साल मेरी भी पत्रकारिता में जब जीवन गुजरा मेरा, तो असीम अरुण जी से मेरा ताल्लुकात बने थे, अच्छे संबंध बने थे। और मैंने उनको जाना कि वो एक ऐसा अफसर वर्दी के भीतर, ऐसा ईमानदार अफसर मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ा। मैंने खुद भी पूछा असीम अरुण जी से कि 10 साल का आपका आईपीएस का जीवन बचा है, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों सिलेक्ट किया? उन्होंने कहा कि अगला जो 30 साल वो काम करना चाहते हैं, वो वंचित तबके के लिए काम करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई मंच उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। ठीक है, देश प्रेम की बात आज अपर्णा यादव ने की कि देश प्रेम के लिए और राष्ट्र आराधना वो करने जा रही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। लेकिन डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, क्या ये देश प्रेम सपा में रह के नहीं आगे बढ़ाया जा सकता था? देश को सपा में रह के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? राष्ट्र के आराधना सपा में रह के नहीं की जा सकती थी क्या सर? देखिए, राष्ट्र का वंदन जो है वो तो हर भारत का नागरिक जो भी है हमेशा है।
कभी इस पे किसी का एक कॉपीराइट नहीं हो सकता है कि मैं इस राष्ट्र का हूँ, मैं इस राष्ट्र का बंधन नहीं कर सकता। और ये जो बंधन करने वाले हैं ये सच्चे भारतीय हैं। देखिए मैं इसमें कहूँगा, राष्ट्र के लिए आप जो भी एक मूल मंत्र होता है, हम जो कुछ करें वो राष्ट्र के लिए करें। ये अगर हम अपना मूल भाव लेके चलते हैं तो हम खुद अपने आप में ही राष्ट्र का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। इसमें कहीं से भी किसी पार्टी की आपको जरूरत नहीं है, किसी लोगों की जरूरत नहीं है। केवल आपकी व्यक्तिगत भावना अगर जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित है तो आप कोई भी कार्य समाजवादी पार्टी में रहकर वो क्यों नहीं राष्ट्र प्रेम कर पाए, क्यों राष्ट्र धर्म नहीं अपना पाए, या फिर राष्ट्र की आराधना नहीं कर पाए? ये थोड़ा समझ से बाहर है, क्यों उन्हें भाजपा जाना पड़ा? देखिए राष्ट्र धर्म का यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इश्यू नहीं आ रहा, इश्यू इस टाइम आ रहा है कहीं ना कहीं पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा। और कहीं ना कहीं से एक चीज जरूर है कि अखिलेश जी ने इस बार परिवारवाद को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम इस बार जो है परिवार को जो उतना ही लेके चलेंगे जितना हमारे आपके आपस में। विवेकानंद पाठक जी हंस रहे हैं, आप कह रहे हैं परिवार को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, और विवेकानंद जी हंस रहे हैं। विवेकानंद जी क्या वजह है इस हंसी के पीछे? नहीं, इस हंसी के पीछे कोई वजह नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वैसे मैं ये इसलिए हंस रहा हूँ कि राष्ट्र प्रेम की जो संकल्पना है और उस संकल्पना की जो बात कही जाती है, मतलब बड़े से बड़े अपराधी, बड़े से बड़े आरोपी, यदि मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक ऐसा वॉशिंग मशीन रखा गया है, इसमें बहुत बड़े अपराधी आए, बहुत बड़े मतलब आरोपी लोग आए, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी लोग आए, उसमें जैसे ही आते हैं उस वॉशिंग मशीन में और उसमें से जैसे निकलते हैं वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। मतलब कितने भी बड़े आरोपी होते हैं वो राष्ट्र प्रेमी हो जाते हैं। वो भी उस पार्टी में जो राष्ट्र प्रेम जिसके अंदर ही नहीं, राष्ट्र को पूरी तरीके से पिछले 7 सालों में बर्बाद करने वाला दल, पूरे 7 साल में जो राष्ट्र का स्ट्रक्चर है, जो संवैधानिक ढांचा है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको नष्ट करने वाले ये लोग, नफरत की राजनीति करने वाले लोग, पूरे देश को नफरत की राजनीति में झोंकने वाले लोग राष्ट्र प्रेम की कैसे बात कर सकते हैं? और योगी जी किस तरीके से देश को आगे लेकर के चल रहे हैं। खाली उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो 2014 से लगातार बुलंदियों के साथ हम जीत रहे हैं। 2014 की जीत आपने अच्छी तरीके से देखी होगी। 2017 की बात हम उत्तर प्रदेश में करें तो उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने शानदार गठबंधन बनाया था। उस समय समाजवादी पार्टी तो कह रही थी काम बोलता है, और उसी समय उसकी सरकार गई थी। हमने कितनी सीटें जीती, उन्होंने कितनी सीटें जीती? मुझे लगता है 403 सीटों में 53-54 सीटें दोनों पार्टियों को हाथ आई थी। 2 साल बाद इलेक्शन हुआ, 2019 में इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ। बहुत सारे दूसरे दल इस गठबंधन में शामिल हुए। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे पता नहीं क्या होगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कुल मिला के 15 सीटें इनके हाथ में आई। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार के लिए बेहतर माहौल पैदा करने के लिए कौन सी पार्टी जरूरी है, और उस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के लोग लगातार खड़े हैं। आलोक जी सुन लीजिए कि आपकी ही पार्टी के नेता ये नहीं जान सके कि इतना बेहतर काम सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ है, इसलिए वो दूसरी पार्टियों में छोड़ के जा रहे हैं। आप तो बता रहे कि बहुत बेहतर काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम किया है। इससे पहले हमने देखा कि 2019 में भी हमारी मुझे लगता है कि पूरे 5 साल उन्होंने शानदार तरीके से काम करने की आपकी पार्टी के नेता नहीं समझ पहले सुन तो लीजिए, आपने सवाल कर लिया, मैं बात आप आगे बढ़ने दीजिए, इसका जवाब भी ले लीजिए ना। कौन क्यों जा रहा है, उसके पर्दे के पीछे से कौन सी उसकी डील है या क्या उसकी अपनी वजह है, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी में एक शानदार मंत्री वो रहे हैं और एक शानदार मौका भारतीय जनता पार्टी में उनको दिया गया। दूसरी चीज जहां पर आप इशारा कर रही हैं, उनकी बेटी भी है, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में सांसद है, वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो नहीं जाएंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहते हैं, कुछ चंद लोग कहीं जाना चाहते हैं, उनकी अपनी बातें हो सकती है, उनकी अपना स्वार्थ हो सकता है, उनका अपना गुणागणित हो सकता है। अब उनके गुणागणित में हम आज क्या बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है,
भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है कौन भूल सकता है। सर मैं तो कभी अखिलेश यादव जी का मैं भी फैन हुआ करता था, मुझे लगता था कि पढ़े लिखे इंजीनियर है। अब सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं सर, सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आप किसके फैन है किसके नहीं, ये आपका निजी मामला है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर जब आपने कहा कि पर्दे के पीछे से क्या डील हुई क्या नहीं हुई, यानी कि बीजेपी के नेता पर्दे के पीछे से डील करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या अपर्णा यादव अगर आपकी पार्टी में आई है तो भी पर्दे के पीछे की डील हुई है क्या? मैं आपसे केवल एक चीज कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। कौन छोड़ के आता है, कौन छोड़ के चला जाता है। निश्चित रूप से जो बड़ी पार्टियां होंगी, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? निश्चित रूप से अगर कोई जा रहा है तो इसमें हमें डील हुई है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी। सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात सुन तो लीजिए। मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसकी क्या डील हुई है, कोई क्यों गया है? अरविंद जी बहुत सारे लोग चले आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। रुक जाइए आलोक जी, अरविंद जी बताइए। देखिए नेहा जी, मैं एक चीज आपको बताऊं, डील हुई नहीं उसका मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं। देखिए, ये भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला देश है। हर एक व्यक्ति की आजादी है किसी भी पार्टी में जाने का, जा सकता है और उसकी जो विचारधारा चाहे उसे अख्तियार कर सकता है। मैं इसमें आपको बता दूं, लेकिन आरोप तो आप लोगों पे लग रहे हैं कि डील करते हैं आप नेताओं के साथ और वो पर्दे के पीछे से ये डील होती है और अपनी पार्टी में ले लिया जाता है। अब जो कि हमारे बीजेपी प्रवक्ता हैं, अब वो ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, मुझे इसकी कोई जानकारी। बीजेपी तो लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि सपा भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचार फैलाती है, गुंडागर्दी फैलाती है। इस तरह के आरोप तो आप लोगों पे लगते रहे हैं। एक बार फिर से आरोप लगाया आलोक जी ने अभी हाल फिलहाल में। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे सपा गुंडों की पार्टी है, इनके हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब मैं एक पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है अगर गुंडों की पार्टी नहीं है तो धनंजय सिंह अभी जो इनामी है, बदमाश जो वहाँ क्रिकेट खेल रहा है, और धनंजय सिंह की पत्नी को आपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा रखा है। ब्रजेश सिंह जो कि एक क्रिमिनल है, आज जेल में बैठ के पूरे पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। और आप बताइए, इनके यहाँ पर अजय तेनी जी जो है, उनका लड़का है जो कि 302 में बांधते थे, जिसने किसानों के ऊपर वो गाड़ी चढ़ाई, उसके बावजूद इनके मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। कुलदीप सेंगर, अभी आप देख लीजिए गोरखपुर में जो है एक मनीष गुप्ता व्यापारी की पुलिस ने हत्या कर दी, उसके बाद अलीगढ़ में संदीप गुप्ता व्यापारी की गुंडों ने सरेआम हत्या कर दी। एनसीआरबी का डाटा उठा के ले लीजिए, महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार जो है। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि हम तो राज्य को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का क्या, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे? देखिए, फिर वही बात है, अखिलेश यादव का घर अब केवल यादव परिवार नहीं है, अब पूरा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है। अब मैं एक चीज आप और कहूंगा नेहा जी, हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, बहुत बढ़िया चीज क्या है कि इस टाइम जो है ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, हम ही दोनों लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। कुछ लोग मूक दर्शक बनके जो है ये देख रहे हैं कौन किस पार्टी में जा रहा है, कौन किससे आ रहा है। हम इन्हें किसी कोई मतलब नहीं, इनकी पार्टी अपने आप में जो है एक तरीके से पूर्ण संतुष्ट है कि हम जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे, या फिर अपने अस्तित्व को बिल्कुल निपटा लेंगे। क्या विवेकानंद पाठक जी, अब सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी अरविंद जी कर रहे थे कि बहुत शांत स्वभाव के साथ ही अब क्या कांग्रेस पार्टी ये देख रही है कि कौन कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, बस हम प्रतिज्ञा यात्रा निकालेंगे और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे पर आगे बढ़ते जाएंगे? बिल्कुल, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपकी पार्टी भी क्या उसी पावर के साथ लड़ रही है? क्या आपकी भी पार्टी से सब नेता छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ज्वाइन कौन कर रहा है ये तो समझ नहीं आ रहा। अभी देखिए, कल ही एक पूर्व विधायक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। कल ही एक बड़े माइनॉरिटी के फेस है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं, वो शायद बचपन में एक कछुए और खरगोश की कहानी पढ़े होंगे। इस तरीके से धीरे धीरे चलते हुए कछुआ ने रेस जीत लिया था, पता ही नहीं चला, और वही होने जा रहा है 2022 के चुनाव में। जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है ना प्रियंका गांधी जी ने, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज की
मतलब जमीन खिसकाने का काम कर दिया है। सब इस बात को लेकर बेचैन है कि ये इस तरह का जो महिला सशक्तिकरण का नारा देकर प्रियंका जी ने जिस तरीके से महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए एक प्रयास किया है, एक सफल प्रयास किया है, उससे सब लोग लेकिन आप लोगों पे तो ये आरोप लग रहे हैं कि आपको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपने प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं, आप जिस मर्जी को टिकट दे रहे हैं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। नेहा जी, पता न कौन ही आरोप लगा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आवेदन लिया था और लगभग 22,000 आवेदन 403 विधानसभाओं से हमारे पास आए हैं। और सबसे पहले यदि किसी ने कैंडिडेट जारी किया लिस्ट तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने 125 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें सिर्फ 50 महिलाएं हैं। मतलब कि 40% महिलाओं का जो कोटा 125 में से, उसको प्रियंका जी ने जो वादा किया था उसको निभाया, और 40% युवाओं का। तो समाजवादी पार्टी का तो फैक्टर MY मुस्लिम और यादव है, भारतीय जनता पार्टी का MY जो फैक्टर है वो कुछ और है, MY मतलब मोदी और योगी। लेकिन हमारा जो MY फैक्टर है वो महिला और यूथ, ये दो बड़ा फैक्टर है, और ये दोनों फैक्टर उत्तर प्रदेश की राजनीति को 2022 में बदलने वाला है। और क्यों नहीं बदलेगा, जब किसानों के खेतों में आवारा पशु रात में उनकी नुकसान करते हैं, किसान तड़पता है, परेशान होता है। किसानों ने देखा है कि इसके लिए कौन आवाज उठाया है, कांग्रेस पार्टी। तो पिछले 2 सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, दलित हो, शोषित हो। बड़े नेता सपा के भाजपा में आने जा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव क्या पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं क्या भाजपा में? देखिए, आज ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाजपा का भ्रम फैलाया हुआ, उसमें कहीं पर भी जरा सा भी रत्तीभर बोले। मैं नेहा जी एक चीज आपसे बात कहूंगा, लोग बहुत बात परिवारवाद की बात करते हैं। देखिए, अपर्णा यादव जी के भाजपा में जाने से एक चीज तो आप निश्चित नहीं, ये वाकई भ्रम है क्या? क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने इस पर ट्वीट भी किया है, इस पे जवाब भी दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आलोक जी से मैं रिएक्शन लेती हूँ, मैं आती हूँ फिर आपके पास। आलोक जी, इस तरह का भ्रम आखिर क्यों फैलाया जा रहा है? जो नेता पार्टी में आ रहे हैं ठीक है, सदस्यता दिलाइए, लेकिन जो नेता नहीं आ रहे उन पे भी भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने भी सुना है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की तरफ से बयान आया है, और मैंने शायद मीडिया की किसी साइट पे ही इस बयान को पढ़ा है। इसकी सच्चाई कितनी है और सच्चाई कितनी नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बड़े नेता हैं और ऐसी कमेटी के सदस्य हैं, ऐसी कमेटी के मुखिया हैं, जो दूसरी पार्टी से हमारी तरफ आना चाहते हैं। उनके साथ उनका पहली वार्तालाप उन्हीं के साथ होती है, उन्हीं की टीम के साथ होती है। तो अगर वो कह रहे हैं, गंभीर नेता हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है कोई सच्चाई है हो। तो इस पर अभी जाने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे असंतुष्ट हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए परेशान हैं, आने के लिए अपना रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है असंतुष्ट नेता जो है वो रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन अपर्णा यादव को संतुष्ट किया जाएगा? लखनऊ कैंट से टिकट की दावेदारी चाहती हैं। देखिए, अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की सिपाही बनी है। भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके की सेवा उनसे ली जा सकती है, किस फोरम पे उनको लगाया जा सकता है, किस मंच पे उनको बिठाया जा सकता है, जहां उनकी सबसे ज्यादा उपयोगिता होगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस उपयोगिता का उनका पूरा योगदान लेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी को उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी ताकत के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार भी आगे बढ़ाती है। तो मुझे लगता है कि अपर्णा यादव जी जिस तरीके से इच्छा व्यक्त करेंगी और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लगेगा कि किस मोर्चे पे उनको लगाना है, वहां उनको लगाया जाएगा। ठीक है अरविंद जी, अब सवाल ये भी है कि मुलायम सिंह यादव के बार बार समझाने के बावजूद भी जो अपर्णा यादव है वो नहीं रुकी, और कई नेताओं का भी कहना है कि सपा से अगर वो गई है सपा में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्या एक संदेश तो जाएगा आम जनता में, उत्तर प्रदेश के आवाम में, कि देखिए परिवार एकजुट नहीं रहा, परिवार में टूट है, और इसी टूट का खामियाजा इससे पहले भी सपा को उठाना पड़ा है। देखिए नेहा जी, इसमें मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज समाजवादी पार्टी के फेवर में जाएगा कि ये जो अभी तक समाजवादी के ऊपर, पार्टी के ऊपर जो परिवारवाद का जो आरोप लगता रहा है वो निर्मूल अब साबित होगा। जो नई हवा है, नई सपा की जो बात चल रही है, अखिलेश जी जिस तरीके से
समाजवादी पार्टी को सर्व समाज की पार्टी बनाते चले जा रहे हैं। ये तो नारे मिलते ही रहते हैं ना सर। अभी आप आलोक जी को सुन रहे थे ना आप, उन्होंने का कहना है कि इससे पहले जब 2017 में चुनाव थे तब भी तो आपने कहा था कि काम बोलता है, काम ने तो बोला नहीं, जब जनता ने बोला तो आपके लिए अच्छा नहीं बोला। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, एक बात बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया साइन किया था, कितना इंडिया साइन हुआ? दूसरी बात आपको मैं बताऊं, ये लोग जैसे परिवारवाद की बात करते हैं, तो ये कैसे तय हो कि नई हवा है, नई सपा है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं उस पे जनता विश्वास करेगी? ये तो संदेश ये भी जा सकता है जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ कि एकजुट नहीं रख पाए परिवार को। मैं आपको एक बात नेहा जी बता दूं, मेरे खानदान ऐसे है, चाहे सिंधिया परिवार ले लीजिए, वसुंधरा राजे थी वो भाजपा में थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो पूरा जो है कांग्रेस में रहे। आप देख लीजिए जितिन प्रसाद जो हैं, उनके पिताजी जो जितेंद्र प्रसाद वो भारतीय जनता वो कांग्रेस के थे, आज जितिन प्रसाद भाजपा के हैं। आप नरेश अग्रवाल को ले लीजिए। एक परिवार में, यही हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, खूबसूरती है ये, कि एक परिवार के, मान लीजिए एक ही परिवार के 4 लोग हैं, वो 4 अलग अलग पार्टियों में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें आप इसका मत लेके चलिए कि इसमें कोई निगेटिविटी है। हाँ, एक चीज जरूर है, परिवारवाद की जो बात चल रही है, मैं जैसे कांग्रेस में तो सबको पता है भाई, हमें एक तरीके से कैटेगराइज कर दिया है। भाजपा के आप ले लीजिए, अनुराग ठाकुर, जयंत सिन्हा, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, स्वराज कौशल, पंकजा मुंडे, पंकज सिंह, वसुंधरा राजे। ठीक है, विवेकानंद जी, क्या ये एक नैरेटिव जो सेट हो गया परिवारवाद का, कांग्रेस भी इस पर घिरती हुई आ रही है लगातार, और इस बात को कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर भी परिवारवाद है, गांधी परिवार से ऊपर उठ के सोचते ही नहीं। क्या लगता है कि ये जो जिक्र कर रहे हैं अरविंद गुप्ता जी, यही एक संदेश जाएगा जनता में कि परिवारवाद पर नहीं चलती है अब समाजवादी पार्टी, क्योंकि परिवारवाद में जो दरार है इसका खामियाजा वो भुगत चुकी है? देखिए, क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, क्या नैरेटिव नहीं सेट करना चाहते हैं, ये तो अलग की बात है। अब इनके नैरेटिव सेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता के ऊपर, क्योंकि जनता इन सब इस तरह के उल जलूल के मुद्दों पर बहुत ध्यान नहीं फोकस करती है, क्योंकि जनता को पता है कि जो उसके मूल मुद्दे हैं वो क्या है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि इनके यहाँ ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। भैया, आप क्षेत्रीय दल है, आपके यहाँ सिर्फ यही उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग हो रही है। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में ज्वाइनिंग करा रही है, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, सब जगह ज्वाइनिंग हो रही है। बड़े बड़े नेता टूट के और मंत्री टूट के यहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ की देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, वो अब इन सब इस तरह के मुद्दों पर बात ही नहीं करती। वो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे बात करती है। जिस तरीके से पेंगोंग लेक पे चीन आज पुल बनाकर खड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता सवाल कर रही है मोदी जी से। चीन का मुद्दा उत्तर प्रदेश में एकदम मुद्दा उठेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के जब चुनाव होते हैं सर, वो किन मुद्दों पर लड़े जाते हैं? वो इसलिए उठेगा कि जो लोग तथाकथित राष्ट्र प्रेमी हैं, यह बताते हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी है, उन राष्ट्र प्रेमियों से ये सवाल उठेगा कि चीन जब आपके स्टेट में घुस जाता है, चीन जब अरुणाचल में घुस जाता है, चीन जब पेंगोंग लेक में घुस जाता है, तब ये तथाकथित राष्ट्र प्रेमी चुप क्यों होते हैं? तब ये लाल आंख दिखाने वाले चुप क्यों होते हैं? आज घुसा 10,000 करोड़ का व्यापार आपको नहीं पता है कि चीन कब घुसा, कब टेंट लगाए? चीन पे मत जाइए सर, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। परिवारवाद की बात कर रहे हैं हम आलोक वर्मा जी। परिवारवाद के एक नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के जरिए, और ये कहा जा रहा है कि इसका तो संदेश ये जाएगा जी परिवारवाद पे नहीं चलती है समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव का उदाहरण आपके सामने है। अपर्णा यादव बीजेपी में आ चुकी हैं। इससे पहले आप हरिओम यादव की अगर बात कर ले, वो भी भाजपा में आ गए हैं। इससे पहले संध्या यादव की बात की जाए या फिर उनके पति अनुजेश प्रताप यादव की बात की जाए, आप तो एक के बाद एक सर यादव परिवार के सदस्यों को लेते ही जा रहे हैं। क्या ये संदेश जो सपा कह रही है वो संदेश जाएगा, ये संदेश कुछ और है? भाई, हाथी के दांत कुछ, खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। समाजवादी पार्टी की पहचान किस चीज की? पहले मुलायम सिंह यादव की और अब मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की। शिवपाल यादव जी की भी जगह वहां नहीं बनी। शिवपाल यादव जी चाचा थे इसलिए उनकी जगह नहीं बनी। 5 साल तक तड़पा दिया, कितना भटके वो, कितनी गुजारिश की उन्होंने कि आ जाएं किसी तरीके से, अखिलेश यादव जी ने आने नहीं दिया।
अब कुछ गठबंधन दाएं बाएं से क्या कुछ कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। शिवपाल यादव जी भी पता चल रहा है कि नाराज से बैठे हैं। कौन सा भाई कौन सा चाचा जो नाराज नहीं बैठे? तो सत्ता की लड़ाई है, और सत्ता की लड़ाई केवल एक चेहरे की लड़ाई है। लोकतंत्र की लड़ाई, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की तरीके से होती तब भी कोई बात थी। आपने बहुत सारे नाम गिना दिए। हमारे यहाँ नेताओं के बेटे निश्चित रूप से राजनीति में आते हैं, लेकिन राजनीति में उनको अफसर तो लीजिए साहब, उनको सुन तो लीजिए, अंतर सुन लीजिए, उनको अंतर सुन लीजिए। उनको जो है मुख्यमंत्री के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाता, उनको जमीन पे उतर के काम करना पड़ता है, अपने वजूद को सिद्ध करना पड़ता है। आप क्या आप सपना देख सकते हैं क्या? समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं? अखिलेश यादव जी के नाराजगी के बाद भी कुछ करने की सपना देख सकते हैं? अखिलेश यादव जी एक जमाने में कांग्रेस, एक जमाने में बरुआ जी ने कांग्रेस के लिए कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वैसे आपके लिए कहा जाता समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। इसके अलावा क्या समाजवादी पार्टी है? उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी को देखिए ना। ठीक है, कोई भी आकर के प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री। चुनाव में यह सोच के बैठी है और कांग्रेस पार्टी उसी आधार पे काम कर रही है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं ये आग, मगर आग लगनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने की बात है, उत्तर प्रदेश में बदलाव की बात है। जिस तरीके से पिछले 30 सालों में सपा, भाजपा और बसपा ने मिलकर उत्तर प्रदेश का बिल्कुल बुरा हाल कर दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश का चौपट कर दिया है, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, पूरी तरीके से कि नेताओं के नजरिए में तो कांग्रेस का ही नहीं है सर, जनता के नजरिए में कहाँ है, ये भी आपको सेट करना होगा, सोचना होगा, विचार करना होगा। क्या जनता आपको चुनेगी? 3 दशकों से तो आपको नहीं चुना, हर बार आप इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं और उठाते हुए पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में कूदते हैं, लेकिन क्या फायदा? पिछली बार तो आपने साइकिल की सवारी करने से भी गुरेज नहीं किया। सवाल पूरा हो गया नेहा जी? हो गया, जवाब दीजिए जी। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है ना, वो आपकी जो सवाल है उससे स्पष्ट है कि उसको सुन रही है और समझ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि पिछले 2 सालों से बढ़ती महंगाई पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह देखा है कि सोनभद्र के उम्बा में जब आदिवासियों पे हमला हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी आई थी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि उन्नाव में जब एक लड़की की जिसके साथ बलात्कार हुआ था उसके लिए आवाज उठाने के लिए प्रियंका गांधी आई थी। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि लखीमपुर में जब पंचायत चुनाव में एक महिला के साथ उसके चीरहरण होता है तो प्रियंका गांधी जी उसके साथ खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि उसी लखीमपुर में जब किसानों को गाजर मूली की तरह गाड़ियों से कुचला जाता है तो प्रियंका गांधी खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि आगरा में जब दलित परिवार का एक बच्चा, वाल्मीकि समाज का एक युवा जब थाने में उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस मारती है तो सबसे पहले प्रियंका गांधी जी खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के लोग यह देख रहे हैं कि इलाहाबाद में जब दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या होती है तो प्रियंका गांधी जी खड़ी होती है। आप देखिए ना कहाँ पे है, प्रियंका गांधी को जाना पड़ता है, सरकार कहाँ है सर? सुन लीजिए, हो गया सर। दुनिया, आपने एक शेर से एक बात कही थी, मैं कहूंगा दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। 32 साल हो गए आपके लिए जो है, जब आपको ये खिलौना मिला था तब आपने उत्तर प्रदेश के साथ, देश के साथ मजाक किया। और अभी भी जो आपके सुप्रीमो हैं, चाहे आप प्रियंका गांधी जी की स्तुति गान कर रही हैं, जिस समय उत्तर प्रदेश का मुश्किल वक्त होता था वो कहाँ नदारद हो जाती थी किसी को पता नहीं। राहुल गांधी जी कब गायब हो जाते थे किसी को पता नहीं। तो मुझे लगता है कांग्रेस का दिन गया, सेवा का समय है। राजनीति में जो आता है वो सेवा का संकल्प लेकर के आता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, कांग्रेस उस तरीके से काम नहीं करती। मुझे लगता है कि सत्ता की राजनीति, सत्ता का सपना लगाने किस अस्पताल में गए? पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। योगी जी अस्पताल में वैक्सीन लगाने गए थे? कहाँ थे योगी जी? किस अस्पताल में गए थे? पीरियड में कहाँ थे? अरे आंखों में चश्मा हटाइए। अरे मैं क्या समझ पूछ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं?
उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि मुश्किल वक्त में प्रियंका गांधी जी की खोह में थी, कि सुरंग में थी, और योगी जी कहाँ थे, क्या काम किया था, किस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, हिंदुस्तान जानता है। मुझे लगता है दम तोड़ रहे थे, शौके दीद है तो नजर पैदा कर। मैं तो कहना चाहूंगा शौके दीद है तो नजर पैदा कर, पहले नजर पैदा कीजिए, सब दिख जाएगा। आलोक जी ठीक है, किस अस्पताल में गए थे वैक्सीन लेने योगी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, किस अस्पताल में गए थे योगी जी? अस्पताल में किस अस्पताल में गए थे वैक्सीन लेने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछ रहा हूँ, बताए ना। अरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बता दीजिए। अरे भाई सर ठीक है, बोल दीजिए सर आपने भी देखा होगा कहा किसको वैक्सीन मिली। अब ये क्या सवाल आप पूछ रहे हैं कोरोना से? मैं कोरोना पे अलग डिबेट रखूंगी, बुलाऊंगी डॉक्टर अरविंद गुप्ता। ठीक है किस अस्पताल में गए थे नहीं मालूम है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं डॉक्टर अरविंद गुप्ता। नेहा जी, अभी हमारे एक चीज जरूर है, देखिए उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है या देश के अंदर कोई भी इलेक्शन हो, लेकिन देश की संप्रभुता और अखंडता के ऊपर सवाल उठाने से पहले और देश की सीमाओं के ऊपर हमारी सेना के गर्व के ऊपर सवाल उठाने से पहले हर, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी राजनेता हो या जनता का कोई भी व्यक्ति हो, उसे 10 बार पहले सोचना चाहिए। आप सीधी सी बात है, हम अपनी सीमा पर और हम अपने देश की आर्मी के ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठा सकते। देखिए यहाँ पे बैठ के कहना बहुत आसान होता है कि टीवी चैनलों पर बैठ कर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, अपने घर में अच्छे से सो रहे हैं, इसके पीछे हमारे जवानों का, हमारी सेना का हौसला है, जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित। इसीलिए कहते हैं कि भाजपा सपा एक है, भाजपा सपा एक है। मतलब क्या ये सच्चाई नहीं है कि पेंगांग पे पुल बनाया है चीन? मैं आपको बताता मतलब यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी का डिफेंस कर रहे हैं, मतलब बीजेपी और नरेंद्र मोदी का डिफेंस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का बचाव कर रहे हैं, डर रहे हैं। यहाँ पर सेना पे सवाल नहीं किसी ने किया है और ना ही राष्ट्र पे सवाल किया है। सवाल ये है कि पेंगोंग झील पे चीन ने पुल बनाया है। हमें सामंतवाद से आजादी चाहिए। अरविंद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है क्या? अरविंद गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज, बीजेपी के एक एक प्रवक्ता करके है बात कीजिए ताकि हमें भी समझ आए सर आप लोग क्या बोल रहे हैं। ऐसे मत करिए ना प्लीज। अरविंद गुप्ता जी क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि चीन पेंगोंग झील पे पुल बना चुका है? ये सच्चाई नहीं है और नरेंद्र मोदी चुप है? अगर रहन दीजिए साहब, राहुल गांधी जी को बहुत सारे जवाब मिल गए, बीजेपी और सपा एक है, सारे जवाब मिल गए। इसलिए कहते हैं कि बीजेपी और सपा एक है। फेकू के प्रवक्ता, फेकू के पार्टी अभी यहाँ पर उतर आइए, जब उस बहस में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे बहस की जाएगी। तमीज से बात करिए, फेकू के पार्टी के प्रवक्ता तमीज से बात करिए, फेकू की तरह बात मत करिए। पहले जमीन पर उतर आइए, जमीन पर उतर आइए, वो बात कीजिए जो लॉजिकल बात की जा रही है। फेकू पार्टी के प्रवक्ता जो लॉजिकल बात की जा रही है वो बात कीजिए। देखिए गालियों पे उतरेंगे, बहुत गालियां हैं मेरे पास हुजूर। फेकू पार्टी के प्रवक्ता उतनी बात कीजिए जितनी बात जायज लगे। ठीक है उतनी बात कीजिए हुजूर। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है सर, चीन का विषय किसी और चीज पे बहस होगी तो उस पर भी चले जाएंगे और बहस करते रहे आपसे। नहीं, आपके बताने से सच्चाई नहीं होगी, कांग्रेस नहीं बताएगी साहब। चीन ने पुल बनाया है, देश के मसलों पर कहा है, आप नहीं बताएंगे साहब। आलोक जी अब आपके बताने से मुझे आप लोगों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी। ऐसे मत करिए, इस तरह से मत करिए। विवेकानंद जी, चीन का मसला उठाकर क्या आपको लगता है कि इसका इफेक्ट पड़ेगा विधानसभा चुनावों में? ये चीन का मसले पे आज डिबेट नहीं है ना सर, आप क्यों इस चीन के मसले को उठा रहे हैं? हमें भी पता है राहुल गांधी ने क्या बोला, हमें भी पता है कि चीन में क्या हो रहा है, हमें भी पता है सर, हम रोज डिबेट करते हैं। चीन का विषय पे आज मैं डिबेट नहीं रख के बैठी हूँ ना सर, जिस विषय पर डिबेट है उस पे रहिए ना सर। देखिए नेहा जी, एक बात मैं जरूर कहूंगा, राजनीति अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, राष्ट्र लेकिन राजनीति से भी ऊपर है और पार्टी से भी ऊपर है। तो लेकिन ये तो सर है ही, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बता देते हैं, उस पे आश्चर्य होता है ना सर। मैं आपको बता दे रहा हूँ न्याय जी, आज वो भी क्लियर करे दे रहा हूँ। देखिए अखिलेश जी ने उस टाइम में बात कही थी जब WHO ने वैक्सीन को सर्टिफाइड नहीं किया था, एंड आफ्टर द सर्टिफिकेशन ऑफ द WHO उन्होंने कहा कि अब हम लगवाएंगे, और सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को ही वैक्सीन लगवाई थी।
फिर आप लोग क्यों सवाल उठाते हैं आलोक जी? आप लोग क्यों कहते हैं कि विपक्ष तो गुमराह करता है वैक्सीन? देखिए ये तो देखिए सीधी सी बात है, हम लोग पक्ष सुना आपने कितने बेहतर तरीके से उन्होंने बताया है कि देखिए राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, डेट का ऐलान हो ही चुका है, और उसके बाद भी आप लोग इस तरह की आवाज उठाते रहते हैं कि जी कोरोना वैक्सीन पे भ्रम फैलाती है सपा। जो गुनाह वो करते हैं और जो गुनाह वो कर रहे हैं उस पर आवाज उठाते रहते हैं। बहुत पहले मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया था जब मुख्तार अंसारी के भाई को अखिलेश यादव जी ने पार्टी के दफ्तर में शामिल कराया, अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया। कुछ समय बीता, राजभर जी से उनके ताल्लुकात बने, राजभर जी जो है मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंच गए। तो मैं ये सोचना चाहता हूं कि 2022 का सपना क्या देश प्रेम का सपना है कि देशद्रोहियों को साथ लेकर के, अपराधियों को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश को फिर से अपराध की राजधानी बनाने का आपका सपना है? तो मैं तो कभी कभी दंग हो जाता हूं कि किस दिशा में आप उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। मैंने तो 2012 से मैंने एक बार आपने मुझे टोक दिया, लेकिन 2012 से पहले जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले अखिलेश यादव जी की मेरे मन में भी एक इमेज बनी थी। मुझे लगता था विदेश में पढ़ा हुआ इंजीनियर लड़का है, निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे मुख्यमंत्री बनेंगे, युवा मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश का कुछ भला होगा। लेकिन हुआ क्या? सत्ता सदन में व्यभिचार होता रहा, भ्रष्टाचार होता रहा। किसको नहीं पता कि अमेठी का एक नेता कौन था, उसके ऊपर किसका हाथ था, सैफई परिवार में किसका हाथ उसके ऊपर था, किस तरीके से आज वो जेल की रोटियां खा रहा है, नंबर 1। दूसरी चीज मथुरा में जो हुआ, 29 लोग मारे गए, और उस मथुरा में जवाहर बाग जो कांड हुआ, उसकी जमीन के पीछे कौन लोग थे? तो आलोक जी बहुत लोग खा रहे हैं जेल की रोटियां। एक बार जल्दी से जवाब दीजिए अरविंद जी। मैं आपसे एक बात बताऊं, मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का प्रयास किया था, उसी को अखिलेश जी ने बिल्कुल नकार दिया कि मुख्तार अंसारी पार्टी में कैराना से टिकट दिया है ना आपने? और भाई को बुला लिया कैराना से किसे टिकट दिया आपको पता है ना? नहीं पता है? एक बात बताइए, अब मुझे उस पर भी मैं सर रखूंगी, उस पर डिबेट रखूंगी, फिर मैं आऊंगी और आप लोगों को गेस्ट बुलाऊंगी, फिर उस पर भी डिबेट होगी कि आखिर कैराना से किसको टिकट मिला है, भाजपा में कितने अपराधी विधायक बनके 2017 में विधानसभा पहुंचे थे, कौन सी पार्टी से कितने पहुंचे थे, उस पर आज डिबेट नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आज के विषय पर डिबेट करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।